बच्चों आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन के चैप्टर को मैंने 4 कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है। पहली वीडियो के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिजीजेस को डिस्कस करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। थर्ड वन में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लास्ट में हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम यूरोजेनाइटल भी कहते हैं। यूरोजेनाइटल हम इसलिए कहते थे कि यूरो का मतलब तो आपको पता है यूरिन, इसका मतलब यूरिनरी ट्रैक की बात हो रही है, यूरिनरी सिस्टम की बात हो रही है। और जेनाइटल हम रिप्रोडक्टिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि मेल के अंदर यूरिन और स्पर्म, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या निकलता है स्पर्म्स, और यूरिनरी सिस्टम से क्या निकलता है यूरिन। तो यूरिन और स्पर्म्स दोनों एक ही ऑर्गन से निकल रहे हैं, इस वजह से इसे हम किसका नाम देते हैं, यूरोजेनाइटल। अब वो आपसे कह रहा है द वर्ड यूरोजेनाइटल इज यूज्ड बिकॉज द यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन मेल मर्ज। मेल के अंदर यूरिन का सिस्टम भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दोनों क्या होते हैं, आपस में मर्ज होते हैं। जब भी एक ही ऑर्गन से, पेनिस से स्पर्म्स भी निकल रहे होते हैं और पेनिस से ही यूरिन भी पास हो रहा होता है। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें मेल के अंदर, तो मेल के अंदर 4 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें गोनैड्स आ जाते हैं, फिर एपिडिडाइमस आ जाती है, और फिर वास डिफरेंस आ जाता है, और फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसे हम पेनिस कहते हैं। एक एक करके हम इन सारे ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस डायग्राम को हम अभी दोबारा आते हैं इस डायग्राम पे, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लें। वो आपसे कह रहा है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस आर मेल गोनैड्स विच लाई इन अ लूज सैक कॉल्ड स्क्रूटम। वो कह रहा है कि टेस्टिस जो है वो मेल गोनैड्स हैं, और कहाँ पर अरेंज हुए हैं, कहाँ पर लाए हो रहे हैं, लूज सैक के अंदर, एक थैले के अंदर, और जिस थैले को हम किसका नाम देते हैं, स्क्रूटम। और जो कि हैंगिंग आउट हुआ हुआ है आउटसाइड द बॉडी, इसका मतलब बॉडी से बाहर मिलता है, बिटवीन द थाइस। वो आपसे कह रहा है कि थाइस के दरमियान टेस्टिस मिलते हैं, और टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर आ चुके हैं, और बाहर आने के बाद एक पाउच के अंदर पैक्ड हैं, जिस पाउच को हम नाम देते हैं स्क्रूटम का। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि मेल गोनैड्स बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, जबकि आपको पता है ओवरीज तो बॉडी के अंदर होती हैं। फीमेल की अगर हम बात करें, तो फीमेल के जो गोनैड्स होते हैं ओवरीज, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती हैं, लेकिन मेल की जो गोनैड्स होते हैं टेस्टिस, वो बॉडी से बाहर होते हैं। इसकी एक आसान सी रीजन है कि मेल गोनैड्स का काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन, और स्पर्म हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फॉर्म ही नहीं होते, इमेच्योर फॉर्म होते हैं। तो अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर होते तो क्या होता कि टेम्परेचर हाई होता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते, और अगर प्रोड्यूस हो जाते तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब टेस्टिस हमारी बॉडी में बनते हैं, इसका मतलब जब हम अपनी मदर के पास होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, तो टेस्टिस बॉडी के अंदर ही होते हैं, लेकिन हमारे पैदा होने से पहले टेस्टिस बॉडी के बाहर आ जाते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म आउटसाइड द बॉडी प्रोवाइड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर देयर डेवलपमेंट। तो इस पॉइंट को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टेस्टिस अगर बॉडी से बाहर थे तो वो स्पर्म की ऑप्टिमम टेम्परेचर की वजह से बाहर है, क्योंकि बॉडी से बाहर का टेम्परेचर कम होता है और बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है रूम टेम्परेचर से। फिर वो आपसे कह रहा है टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ओहो, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना। अब टेस्टिस स्पर्म को भी रिलीज कर रहा है, और स्पर्म जो है वो डक के थ्रू मूव करते हैं, इस वजह से टेस्टिस एक एक्सोक्राइन पार्ट है। लेकिन टेस्टिस तो टेस्टोस्टेरोन को भी रिलीज कर रहा है, और टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, और हार्मोन विदाउट डक निकलता है। क्योंकि विदाउट डक निकल रहा है, इसलिए हम टेस्टिस को एंडोक्राइन भी कह सकते हैं। तो बेटा टेस्टिस स्पर्म रिलीज कर रहा है विद डक्ट, तो आप इसे क्या बोलेंगे, टेस्टिस एक एक्सोक्राइन पार्ट है, और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर रहा है, जो कि एक हार्मोन है, बगैर डक्ट के रिलीज होता है, इसलिए एंडोक्राइन है। तो टेस्टिस एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के तौर पे बिहेव करता है। फिर वो कह रहा है द टेस्टिस आर सराउंडेड विद कॉइल ट्यूब्यूल्स। अगर हम स्क्रूटम की बात करें उस पाउच की, तो उस पाउच के अंदर टेस्टिस है, और उस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ट्यूब्स हैं जिन्हें हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन टेस्टिस जो है वो 500 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से पैक्ड हुए हैं, उसके अंदर मतलब उसके अंदर 500 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। और एक स्पर्म की अगर मैं बात करूं तो एक दिन की अगर मैं बात करूं तो स्पर्म जो है वो कितने रिलीज होते हैं एक दिन के अंदर, 30 मिलियन। 30 मिलियन एक बहुत लार्ज वैल्यू है। अब हम थोड़ा सा डायग्राम पे आते हैं, देखिए।
डायग्राम के अंदर ये जो आपको पाउच नजर आ रहा है ब्लू कलर से, ये पाउच स्क्रूटम है, और इस स्क्रूटम के अंदर टेस्टिस है। और इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं, ये देखें, तो टेस्टिस के अंदर आपको बारीक बारीक ट्यूब्स नजर आ रही है। इन्हें हम किसका नाम देते हैं? इन्हें हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। यहीं से ही स्पर्म्स निकलते हैं और यहीं से ही टेस्टोस्टेरोन निकलता है। इसका मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का काम है स्पर्म प्रोडक्शन प्लस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। अच्छा, अब होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलें। ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बन गए, अब ये स्टोर भी होंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको कॉइल नजर आ रहा है। टेस्टिस से बाहर एक ट्यूब नजर आ रही है, दैट इज एपिडिडाइमस। अभी हम डिस्कस करते हैं वहां पर भी। सो एपिडिडाइमस के अंदर ये टेम्परली स्टोर होते हैं, और टेम्परली स्टोर होने के बाद ये रिलीज भी होंगे जब इनको नीड होगी। तो ये रिलीज तो यूरेथ्रा से होते हैं। यूरेथ्रा, ये अंदर लाइन नजर आ रही है आपको, एक पाइप नजर आ रही है, यूरेथ्रा से पास होते हैं। लेकिन देखें, यूरेथ्रा तो बहुत दूर है इससे, ये एक ट्यूब से घूमते हुए आएंगे, और जिस ट्यूब से घूमते हुए आते हैं इसे हम कहते हैं वैस डिफरेंस। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म्स को रिलीज करती हैं। वो स्पर्म जाके स्टोर हो जाते हैं एपिडिडाइमस के अंदर। अब जब स्पर्म ने बॉडी से बाहर आना है, तो स्पर्म जो है वो एपिडिडाइमस से फैस डिफरेंस के थ्रू पास होते हुए यूरेथ्रा में आते हैं, और यूरेथ्रा से बाहर, और यूरेथ्रा से बाहर। अब हम आगे चलते हैं। तो टेस्टिस को हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाइए, देखें, हमने यहाँ पर एक और बात पढ़ी कि टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन को भी रिलीज कर रहे हैं, और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना। अब मल्टीपल मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, कुछ आपको पहले से ही पता होंगे ऑलरेडी। अच्छा, ब्रेन पे अगर हम टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट देखें, तो ब्रेन के ऊपर ये क्या इफेक्ट देता है कि ये सेक्सुअल ड्राइव करवाता है। इसका मतलब आपको सेक्सुअल स्टिमुलेशन होगी, फिर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, आपको कॉग्निशन और मेमोरी, किसी भी चीज को याद रखने में और किसी भी चीज को पहचानने में आपको मदद मिलेगी। फिर बोन मेरो क्या पर क्या इफेक्ट है कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल के अंदर हाई होता है। इस वजह से मेल के अंदर ब्लड का लेवल ज्यादा होता है और फीमेल के अंदर ब्लड का लेवल कम होता है। अगर हम बोन की बात करें तो बोन की डेंसिटी मेंटेन करता है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं मसल्स पे, तो ये मसल्स बिल्डअप करता है। और मसल्स बिल्डअप ये इस तरह से करता है कि ये मसल्स को लीन करता है, लीन। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, डेट इज ईस्ट्रोजन। अच्छा, ईस्ट्रोजन क्या करता है? फैट बिल्डअप करता है। और खुद सोचिए, अगर मसल्स के अंदर हम थाइस की बात करते हैं, क्योंकि थाइस से बहुत करीब है, तो अगर हम थाइस की बात करें तो थाइस के अंदर अगर ईस्ट्रोजन आएगा, तो ईस्ट्रोजन का काम है फैट एक्यूमुलेशन। और थाइस के अंदर जब फैट भरने लग जाएगा तो आपकी थाइस जो है वो चौड़ी होने लग जाएंगी, ब्रॉड हो जाएंगी। लेकिन मेल के अंदर इतना आसानी से नहीं होता है काम, क्योंकि मेल के अंदर तो ईस्ट्रोजन है ही नहीं, ना होने के बराबर है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है। इसी तरह से अगर हम फीमेल के अंदर की बात करें, तो फीमेल के अंदर तो ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास तो ओवरीज हैं। इसलिए फीमेल की थाइस ज्यादा प्रोन होती है एक्सपेंड होने के लिए, और मेल की थाइस इतनी आसानी से एक्सपेंड नहीं होती। मेल की थाइस के अंदर मसल्स होते हैं, लेकिन फीमेल की थाइस के अंदर फैट बिल्डअप होता है। और अगर फैट बिल्डअप होता है, इसका मतलब जितना ज्यादा हार्मोन है, उतना ही ज्यादा टांगे जो है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाएंगी। खैर, फिर स्किन पर क्या इफेक्ट है? ग्रोथ कर रहा है फेशियल की, और बॉडी हेयर्स की तो आपको भी पता है, दाढ़ी मूछें आती हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती हैं, सपोर्ट कर रहा है कोलेजन को। मेल सेक्स ऑर्गन्स पर क्या इफेक्ट है? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, प्रोस्टेट ग्रोथ करेगा। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, अभी आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा, कॉपर्स ग्लैंड आएगा, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इरेक्टाइल फंक्शन, इरेक्टाइल फंक्शन असल में इसके अंदर कुछ इरेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, जो कि एक पेनिस को स्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो किसी भी चीज को स्ट्रेट करना इरेक्टाइल कहलाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेक्सुअल ड्राइव में हेल्प मिलेगी। और ये हमने बहुत सारे इफेक्ट्स को डिस्कस किया है कि क्या क्या किस किस ऑर्गन पर क्या क्या इफेक्ट थे, लेकिन एक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप भूल गए, वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। बार्डनेस, ये देख रहे हैं आप, बार्डनेस। तो जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल है पर्सन उतना ही ज्यादा प्रोन है कि वो बार्ड हो जाए। मेरे खुद के होने में टाइम था, वरना मैं आपको अपनी एग्जाम्पल से भी दिखा सकता था। अब आ जाते हैं एपिडिडाइमिस के ऊपर। मैं दोबारा बता रहा हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं, स्क्रूटम के अंदर होते हैं,
अंतर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली स्पर्म को बना रही हैं। जरूरत नहीं है, अभी हमें कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो ही नहीं रही, हमें जरूरत ही नहीं है स्पर्म्स की, लेकिन बॉडी फिर भी स्पर्म्स बनाएगी। फारिग है, बॉडी स्पर्म्स बना रही होगी, कंटिन्यूसली बॉडी स्पर्म्स बना रही होगी, नीट नहीं है फिर भी स्पर्म्स बना रही होगी। और ज़ाहिर है उस स्पर्म को हमें स्टोर भी तो करना है, क्योंकि अगर वो स्पर्म स्टोर नहीं होगा तो स्पर्म के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, स्पर्म्स के साथ फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज शुगर। और अगर स्पर्म वेस्ट होगा तो फ्रक्टोज शुगर भी वेस्ट होगी, जिसकी वजह से आप, तो इसका मतलब स्पर्म को हम वेस्ट तो कर ही नहीं सकते। अब होता क्या है कि जो स्पर्म बन रहा है वो जाहिर है कहीं ना कहीं स्टोर होगा। और मैंने आपको भी दिखाया था कि स्क्रूटम के ऊपर कुछ कॉइल स्ट्रक्चर थे, कोई ट्यूब थी, दैट इज एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस में वो आपसे क्या कह रहा है, इट इज 6 मीटर लॉन्ग, थिन एंड मच कॉइल्ड ट्यूब लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस के ऊपर एक लॉन्ग ट्यूब है, कॉइल्ड है, जो कि स्पर्म्स को स्टोर कर रही है। तो इसका काम क्या है, स्टोर्स स्पर्म्स आफ्टर फॉर्मेशन। अच्छा, अब इसकी एक और एडवांटेज है, बॉडी को अगर ऐसा लगा कि बॉडी ने स्पर्म्स रिलीज करने, अब बॉडी इंतजार करेगी कि भाई 10-12 घंटे लगेंगे स्पर्म्स को बनाने में, तो स्पर्म्स बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं, आप जब तक वेट थोड़ी करेंगे, इसका मतलब आपको तो तैयार होना चाहिए। इसलिए बॉडी कंटिन्यूसली स्पर्म्स को बनाती रहती है और जैसी नीड पड़ती है इजैकुलेट कर देती है। तो अब हम डायग्राम पर दोबारा आते हैं। डायग्राम देखिए, डायग्राम के अंदर स्क्रूटम है, स्क्रूटम के अंदर टेसिस है, टेसिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और ये देख रहे हैं यहाँ पर कॉइल ट्यूब्स, कॉइल ट्यूब्स, इन कॉइल ट्यूब्स के अंदर स्पर्म स्टोर हो रहा है। और फिर स्टोर होने के बाद जब बॉडी को नीड पड़ेगी कि भाई वो स्पर्म्स आए, तो ज़ाहिर स्पर्म्स तो पेनिस से ही निकलेंगे, यूरेथ्रा से, पेनिस से। तो इसमें तो इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो एक ट्यूब चाहिए हमें, वो ट्यूब कहलाती है वैस डिफरेंस। तो वैस डिफरेंस से होते हुए स्पर्म्स यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा से बाहर। खैर, देख रहे हैं वैस डिफरेंस क्या है। The coil tubules of epididymis is connected to another long tube, the vas difference। वो आपसे कह रहा है जो epididymis की coil tube है वो एक long tube से connected है, और उस long tube को हम नाम दे रहे हैं vas difference का। अभी हमने डायग्राम से देखा एक लॉन्ग ट्यूब थी, लॉन्ग ट्यूब थी, और उस लॉन्ग ट्यूब से स्पर्म्स पास होते हुए यूरेथ्रा में जाएंगे। वो आपसे क्या कह रहा था, वास डिफरेंस एक्सटेंड्स अप into the abdominal cavity। वैसे डिफरेंस से वो स्पर्म्स एब्डोमिनल कैविटी में, और एब्डोमिनल कैविटी से पास होते हुए कहाँ पे जाएंगे, यूरेथ्रा पे। अच्छा, अब यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और आपको इतनी बात पता है कि यूरेथ्रा से सिर्फ स्पर्म्स नहीं निकल रहे, यूरेथ्रा से यूरिन भी निकलता है, इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे, यूरिनोजेनिटल डक्ट। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर स्पर्म और यूरिन एक ही डक्ट से पास होते हैं, जबकि अंदर फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता, फीमेल के अंदर अलग अलग सिस्टम है। तो अगर हम मेल की बात करें तो स्पर्म और यूरिन एक ही डक्ट से पास हो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा एक साथ नहीं होते। इन केस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको सेक्सुअल इमरजेंसी भी है, इसका मतलब स्पर्म्स रेडी है एजैकुलेट के लिए, और यूरिन भी रेडी है पास होने के लिए, तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो यूरिन को ब्लॉक कर देती है, यूरिन के पैसेज को ब्लॉक कर देती है। इसका मतलब अगर यूरिन और स्पर्म्स एक साथ बाहर आना चाहेंगे तो कभी भी नहीं आ सकते, पहले स्पर्म्स बाहर आएंगे, बॉडी हल्की सी रिलैक्स होगी, ग्लैंड्स हल्के से रिलैक्स होंगे, उसके बाद यूरिन बाहर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप स्पर्म्स को रोक के यूरिन को बाहर ले आए, अगर दोनों स्टिमुलेट हो गए तो फिर पहले स्पर्म्स बाहर आएंगे, फिर उसके बाद यूरिन बाहर आएगा, कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, और ना पहले यूरिन बाहर आएगा, पहले स्पर्म्स देन यूरिन। फिर वो आपसे कह रहा है यूरेथ्रा at the tip of the muscular copulatory organ, the penis, which help in the discharge of sperm in the vagina of female system। वो आपसे कह रहा है कि यूरेथ्रा जब ओपन होता है तो फिर एक टिप आ जाती है पेनिस की, ये अभी आपने डायग्राम से देखी भी है कि बिल्कुल यूरेथ्रा जब ओपन होता है तो पेनिस की टिप तक जाता है, और वहीं से स्पर्म्स निकल के फीमेल की बॉडी में जा रहे होते हैं। पेनिस क्या है, पेनिस एक मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन है ह्यूमन फीमेल का, जिसके पास इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। बेटा इरेक्टाइल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि किसी भी चीज को स्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं, तो इरेक्टाइल टिश्यूज पेनिस को स्ट्रेट करते हैं, जो कि सेक्सुअल ड्राइव में मदद करता है। अगर आपने डायग्राम देखी हो तो डायग्राम के अंदर पेनिस की अगर हम टिप की बात करें तो वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और उस ब्रॉडर एरिया को हम ग्लैंस कहते हैं। ग्लैंस
ग्लैंड हाईली सेंसिटिव होता है फीलिंग से। इसका मतलब जैसी ग्लैंड्स जो है किसी चीज को फील करता है, तो ग्लैंस क्या करता है, ग्लैंस फौरन से हार्ड होना शुरू हो जाता है और बॉडी को पूरी हार्ड कर देता है। तो ये सोर्स है सेक्सुअल एरोसल का। इसका मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी क्रिएट कर देगा सेक्स ड्राइव के लिए, ये ग्लैंस का काम है। अच्छा, अब पेनिस के साथ, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं, और उन ग्लैंड्स का कोई पर्टिकुलर काम भी है। इन ग्लैंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर सेमिनिफेरस वेसिकल्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, फिर कॉर्पस ग्लैंड्स हैं। असल में देखें, आपको पता है कि यूरिन और स्पर्म एक ही डक से पास हो रहे हैं, तो जब यूरिन पास होता है तो वो डक जो है वो हल्की सी एसिडिक हो जाती है, और जब उस डक से स्पर्म पास होगा तो ज़ाहिर है स्पर्म भी एसिडिफाइड हो जाएगा। तो इस एसिड का स्पर्म से मिलना स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, अक्सर क्या करता है प्रोस्टेट ग्लैंड की, वो एक बेसिक फ्लूइड को निकाल देता है अपने अंदर से। तो जब स्पर्म आ रहा होता है, वैस डिफरेंस से पास होता है, तो बहुत सारे केमिकल लेके आता है, और उनमें से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करता है, उसमें बेसिक फ्लूइड को ऐड कर देता है। और इस बेसिक फ्लूइड से क्या होता है कि वो जो एसिडिटी थी, मतलब एसिड कंटेंट था यूरिन का, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ही वो न्यूट्रलाइज करता है तो फिर वो स्पर्म जो है वो हेल्दी रहते हैं, और स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स। अच्छा, सेमिनल वेसिकल्स में क्या रिलीज होगा, सेमिनल वेसिकल रिलीज करेंगे म्यूकस को, अमीनो एसिड्स को, और सम शुगर्स को। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट शुगर फ्रक्टोज है। अगर फ्रक्टोज नहीं है बॉडी के अंदर, फ्रक्टोज नहीं है, तो बॉडी स्पर्म्स को मूव नहीं करवा सकती अपने डिजायर लेवल पे। अच्छा, इसके साथ साथ वो रिलीज कर रहे हैं फिब्रिनोजिन। याद रखिएगा, अगर किसी के भी आखिर में ईएन लिखा हुआ है तो वो इनएक्टिव है, जैसे ट्रिप्सिनोजिन। तो ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है, ट्रिप्सिन एक्टिव होता है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव है, पैप्सिन एक्टिव है। तो जिसके आखिर में भी ईएन आ रहा है तो वो इनएक्टिव है, और अगर किसी के आखिर में आईएन आ रहा है तो वो एक्टिव है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर इनएक्टिव प्रोटीन क्यों रिलीज हो रही है। देखिए, फिब्रिनोजिन अगर एक्टिव होता तो क्या होता कि अभी स्पर्म बॉडी से निकले ही नहीं है, और ये क्या करता। देखिए, आपने मेरी बात बहुत गौर से सुननी है, और आपको इसको रिवाइंड करके भी देखना पड़ेगा। आपने क्या करना है, देखें, जब स्पर्म्स बन जाएंगे, और स्पर्म्स बनने के साथ ही फिब्रिन अगर एक्टिव हो गई, तो क्या होगा, फिब्रिन का काम है जेल फॉर्म करना। तो आपके स्पर्म्स के आसपास जेल बन जाएगा, और जब जेल बन जाएगा तो वो क्लॉट हो जाएगा, और क्लॉट डक से पास ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब स्पर्म्स पास ही नहीं हो पाएंगे जब वो जेल बन जाएंगे। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी में फिब्रिनोजिन रिलीज हो जाता है, और जैसी स्पर्म्स बॉडी से बाहर आने लगते हैं, तो फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फिब्रिनोजिन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और फिर वो जेल बनता है, ताकि वो बाहर आकर जेल बनाए। वरना क्या होता है कि अगर वो बगैर बाहर आए जेल बनाएगा, तो अंदर ही जेल बना लेगा, तो अंदर क्लॉट हो जाएगा। जब वो क्लॉट हो जाएगा तो वो नालियों से बाहर ही नहीं आ पाएगा स्पर्म्स। तो ये जेल क्या करेगा, उस स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कॉर्पस ग्लैंड। ये क्या कर रहा है, ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है, जो कि क्लींजिंग एक्शन प्रोवाइड करेगा और डिस्चार्ज करेगा सीमेन को यूरेथ्रा से। अब देखें, आपको पता है नालियों में से स्पर्म से निकलना है, तो ये क्या करेगा, उसे स्लिप करेगा। वो स्लिप कर करके उसे आगे फेंकता रहेगा, तो लुब्रिकेट कर रहा है। अच्छा, एक तो ये काम है। दूसरी बात ये है कि एक्चुअल होता क्या है कि जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल की बॉडी में जाने, और क्योंकि बॉडी अगर लुब्रिकेट नहीं होगी तो हाईली फ्रिक्शन अप्लाई होगी, और उस फ्रिक्शन की वजह से मे बी टिश्यूज जो हैं वो रप्चर हो सकते हैं। भाई, अगर सेक्सुअल ड्राइव है, और सेक्सुअल ड्राइव के अंदर अगर विदाउट लुब्रिकेशन अगर स्किन मूव कर रही हैं, तो स्किन जब स्किन से मूव करेगी तो ज़ाहिर है स्किन रप्चर हो सकती है। तो यहाँ पर एक और केमिकल रिलीज होता है जिसे हम लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कहते हैं। वो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड क्या करता है, स्किन को चिकना कर देता है। उस चिकने स्किन की वजह से जो है वो इजीली स्पर्म्स जो हैं वो पास हो रहे होते हैं। तो अब आपने याद क्या रखना है कि जब भी स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और नीड पर सिर्फ स्पर्म्स अगर अकेले जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। स्पर्म्स को बहुत सारी चीजें चाहिए। स्पर्म्स को क्या क्या चाहिए, स्पर्म्स को एनर्जी चाहिए जो कि फ्रक्टोज देगा। स्पर्म्स को अमीनो एसिड्स चाहिए,
स्पर्म्स को जेल चाहिए ताकि प्रोटेक्शन मिल सके, वो फिब्रिनोजन देगा। उसको न्यूट्रल मीडियम चाहिए जो कि बेसिक देगा, क्योंकि जब वो यूरिन से पास हो रहे होंगे, यूरिनरी ड्रैग से पास हो रहे होंगे, तो एसिड होके पास होंगे, तो बेसिक मीडियम चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए। साथ में लुब्रिकेशन फ्लूइड चाहिए। तो स्पर्म्स के अंदर जब ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं तो फिर वो अब स्पर्म नहीं कहलाता सिर्फ, उसे हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, या तो हम उसे सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं सीमेन। याद रखिएगा सीमेन और स्पर्म में क्या फर्क है। स्पर्म सिर्फ मेल सेल्स हैं, जबकि सीमेन के अंदर मेल सेल्स भी हैं और ये सारे एडिशनल कंपोनेंट्स भी हैं। अब हम थोड़ा सा स्पर्म को भी डिस्कस कर लेंगे थे कि स्पर्म्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अच्छा, एक बात आप और याद रख लीजिएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो स्पर्म है। और अगर हम सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो एग है। अगर ये डायग्राम आपको नजर आ रही है तो यहाँ पर आपको स्पर्म्स नजर आ रहे हैं, और इस स्पर्म्स के पास आपको एक टेल नजर आ रही है, हेड है। मैं यहाँ पर कर्सर से आपको दिखाता हूँ, ये देखें हेड है। इस हेड को हम कहते हैं एक्रोमेयर। ये सब बातें आपने याद करनी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, जो जिसको मैं रीजन भी दूंगा कि ऐसा क्यों है। ये हेड है जिसे हम एक्रोमेयर कह रहे हैं, और एक्रोमेयर के साथ देख रहे हैं एक टेल है। ये टेल, ये टेल रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म्स को मूव कराने के लिए। याद रखिएगा कि जब भी बॉडी के अंदर स्पर्म्स बनते हैं तो स्पर्म्स इमेच्योर फॉर्म में बनते हैं। इमेच्योर का मतलब वो मेच्योर नहीं होते, वो कुछ नहीं कर सकते। स्पर्म्स इमेच्योर फॉर्म में बन रहे हैं, और एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन जैसे ही वो रिलीज होते हैं बॉडी से तो वो मेच्योर हो जाते हैं। अब रीजन ये है कि बॉडी के अंदर वो इमेच्योर फॉर्म में बन रहे हैं। मेच्योर क्यों नहीं हो रहे बॉडी के अंदर? तो याद रखिएगा अगर स्पर्म मेच्योर हो जाएगा तो उसकी टेल आ जाएगी। जब स्पर्म्स के साथ देखें हेड तो बन गया है, और हेड के साथ जब टेल आ जाएगी तो स्पर्म मेच्योर हो गया, स्पर्म कंप्लीट हो गया। लेकिन टेल की वजह से होगा कि टेल कंटिन्यूअसली मूव करती है, और जब स्पर्म की टेल कंटिन्यूअसली मूव करेगी तो सारा का सारा फ्रक्टोज तो वहीं पे ही जाया हो जाएगा, एनर्जी तो वहीं जाया हो जाएगी। और जब ये फीमेल की बॉडी में जाएगा तो इसके बाद तो फ्रक्टोज एनर्जी बचेगी नहीं, और जब फ्रक्टोज एनर्जी बचेगी नहीं तो फीमेल की बॉडी में ये मूव ही नहीं कर सकता, थक जाएगा बेचारा, थका हुआ होगा पहले से। और जब ये थका हुआ होगा तो इस एक्ट तक जा ही नहीं सकता। इसका मतलब कि स्पर्म्स बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, और इनएक्टिव ही रहते हैं जब तक वो रिलीज ना हो जाए। जैसे ही वो रिलीज होने लगते हैं बॉडी टेल फॉर्म करती है, उसके बाद स्पर्म रिलीज होते हैं। अब बेतहाशा स्पर्म्स निकलते हैं, एक ही टाइम में बेतहाशा स्पर्म्स निकलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं फीमेल में जाने के बाद। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपस में ही लड़ जाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम। देखें, कुछ आपस में ही इधर उधर से टकरा गए, आपस में टकराने के बाद एक क्लस्टर बना लिया, गुच्छा बना लिया, और वो इतना डेंस हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि बेचारा नीचे गिर जाता है। तो लड़ते रहते हैं आपस में पागलों की तरह। कुछ हैं जो समझदार होते हैं, किसी अलग ही रास्ते से जाते हैं, और वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं, और फिर जाके वहां पर प्रपोज करते हैं, तो फिर वहां पर एक बेबी बन जाता है। खैर, तो देख रहे हैं आप मल्टीपल स्पर्म्स हैं, और मल्टीपल स्पर्म से सिर्फ एक ही स्पर्म है जो कि इसके अंदर इंटर हो पा रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्पर्म जब इंटर हो जाएगा तो दूसरा स्पर्म इंटर क्यों नहीं हो रहा? जैसे ही एक स्पर्म इंटर होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उस स्पर्म की टेल गायब हो जाती है। टेल गायब होने के बाद वो एग से रिएक्शन करने के बाद सबसे पहले स्पर्म उस सेल के मेम्ब्रेन को चेंज करता है, और मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल कर देता है। और मेम्ब्रेन की जब कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, मेम्ब्रेन की टाइप चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो मेम्ब्रेन अब हार्ड हो जाती है, और इस हार्ड मेम्ब्रेन में से कोई भी स्पर्म पास नहीं हो पाता। मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्पर्म जब पहला स्पर्म एंटर हो जाता है तो इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो ये हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने के बाद फिर कोई भी स्पर्म इसके अंदर इजीली इंटर नहीं हो पाता। फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ तक एंड कर रहे हैं। अगली वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपको आंसर कर दूंगा।